चलो जी, एक और राजा की कहानी सुनते हैं आज भी हम। ये थी चोर और राजा। ये कहानी जड़ी है, ये है राजस्थान की। लोक कथा है राजस्थान की। इसमें बता रहा है कि एक टाइम पे एक चोर था, बड़ा ही चतुर था वह। चोर हमेशा चतुर होता है, तभी तो बचता है हमेशा, नहीं तो पकड़ा ही नहीं जाता है। चलो, चोर चतुर था। लोगों का कहना था कि है आदमी के आंखों का काजल तक उड़ा जाता है। ये भी एक कहावत है। देखो, लोक कथाओं में कहावतें बड़ी इस्तेमाल होती हैं। एक दिन चोर ने सोचा कि जब तक राजधानी नहीं जाएगा और अपना कर्तव्य नहीं दिखाएगा, तब तक चोरों में उसकी धाक कैसे जमनी है। ये सोचकर वह राजधानी चला गया। गया वहां पर नगर के लगा रहा था चक्कर, और सोच रहा था कि करना क्या है अब आगे, कैसे सबके सामने अपनी धाक जमाए। तो उसने सोचा कि राजा के महल से सबसे पहले ना वहीं चोरी करनी चाहिए, राजा के महल में ही जाके करनी चाहिए चोरी। बड़े आदमी को चोरी करो ना तो छोटा आदमी सोचता है बहुत बड़ा आदमी है, ये देख इसने इतना बड़ा काम किया। ये नहीं पता होता है कि भैया खतरा भी वहां ज्यादा ही होता है। पर चलो, देखते हैं आगे होता क्या कहानी में अब। राजा ने रात दिन महल की रखवाली के लिए बहुत से सिपाही रखे थे। हाँ, राजा को पैसे थोड़ी देने होते हैं, सिपाही तो रख ही सकता है राजा। बिना पकड़े उसके घर के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। देखो, ये भी कहते हैं परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बड़ी टाइट सिक्योरिटी होती है, इसका मतलब यही होता है। महल में एक बहुत बड़ी घड़ी भी लगी हुई थी, जो दिन रात का समय घंटे बजाती रहती थी। तो दिन रात के समय मतलब रात को भी घंटे बजाती होगी। आदमी सोता कैसे होगा महल में, फिर घंटा ही बजता रहता होगा। तो चोर ने लोहे की कुछ कीलें इकट्ठी की, और जब रात को घड़ी ने 12 बजाए तो घड़े घड़े नहीं, घंटे की आवाज के साथ वह महल की दीवार में एक एक कील ठोकता गया। 12 बार बजाए होंगे ना उसने घंटे, तो 12 कीलें ठोक ली होंगी उसने। इस तरह बिना शोर किए उसने दीवार में 12 कीलें लगा दी। हाँ, देखो मेरा आइडिया कितना ठीक था। हाँ, और ऐसे ही वो महल के अंदर घुस गया। इसके बाद वह खजाने में गया और बहुत से हीरे चुरा लिए उसने। अगले दिन जब चोरी का पता लगा तो मंत्रियों ने राजा को उसकी खबर दी। राजा बड़ा परेशान हैरान भी हुआ। उसने मंत्रियों को आज्ञा दी कि शहर की सड़कों पर गश्त करने के लिए सिपाहियों की संख्या दुगनी कर दो। आज रात के समय किसी को भी घूमते हुए मिले, कोई भी कोई भी घूमता मिले, मतलब कोई भी घूमता मिले, मतलब कोई भी आदमी नहीं घूम सकता रात को। ये तो वैसा हो गया ना, वो जो क्या लगाते हैं कश्मीर में कर्फ्यू। ये तो कर्फ्यू ही हो गया, राजा ने कर्फ्यू लगा दिया सड़कों पर। शहर में कर्फ्यू लग गया। तो जिस समय दरबार में ऐलान हो रहा था, एक नागरिक की भेष में चोर भी वहीं खड़ा था। वो देखने गया होगा, चोर ने जाना ही था। उसे सारी योजना की एक एक बात का पता लग गया। उसे फौरन यह भी मालूम हो गया कि कौन से 26 सिपाही शहर में गश्त के लिए चुने गए हैं। ये सारी चीजें जनता के सामने करनी होती हैं। चलो भैया, की होंगी राजा ने। तो सफाई से घर गया और साधु का वेश धारण करके 26 सिपाहियों की बीवियों से जाकर मिला। बोले 26 की एक साथ ही बीवियां कहाँ ढूंढ ली होंगी उसने, और हर एक के घर गया होगा। तो उनमें से सारी जो थी वो जानना चाहती थी कि किसके पति ने चोर को पकड़ना है और राजा ने किसको इनाम देना है। एक एक करके चोर उन सबके पास गया। अच्छा, तो 26 लोगों के घर गया वो। उनके हाथ देख देख कर बताया कि वह रात उनके लिए बड़ी शुभ है। उसके पति की पोशाक में चोर उसके घर आएगा, लेकिन देखो, चोर को अपने घर के अंदर मत आने देना, नहीं तो वह तुम्हें दबा लेगा। घर के सारे दरवाजे बंद कर लेना, और भले पति की आवाज में बोलना भी सुनाई दे तो भी तुम उसे अंदर नहीं आने दोगे, और जलता जलता कोयला फेंक देना उसके ऊपर। अच्छा, औरतों को कितना ही बेवकूफ दिखाते हैं। देखते हैं भैया, औरतें इतनी बेवकूफी बन गई कि औरतों ने पकड़ लिया उसे। सारी स्त्रियां रात को चोर के आगमन के लिए तैयार हो गईं।
उन्होंने पतियों को उसकी जानकारी भी नहीं दिया। चांडी बनी होनी ना सारी कि हम भी पकड़ेंगे अकेले ही, पति को बाद में ही बताएंगे, और पूछ ही लेती। दिमाग ही देखो। इस बीच पति अपनी गश्त पर चले गए और सुबह 4 बजे तक पहरा देते रहे। हालांकि अंधेरा ही था अभी, तो उन्हें कुछ भी इधर उधर दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने सोचा कि रात को तो चोर आया नहीं, बोले चलो भैया अपने अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही अपने घर पहुंचे तो स्त्रियों को लगा कि भैया तो चोर ने बताया, उसने साधु ने बताया था कि चोर ने आना है। तो उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, मतलब कोले फेंक दिए उनके ऊपर जलते जलते। बताओ, बोले सिपाही जल गए इसमें। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी पत्नियों को विश्वास दिलाया कि वो ही है उनके असली पति। तब जाके दरवाजा खोला उन्होंने। अस्पताल ही जाना पड़ना था ऐसे में भैया। और फेंको जलते कोयले अपने पति पर। पूछना नहीं है किसी से, पर ना दिमाग लगा लेना है। दूसरे दिन राजा दरबार आया तो उसे सारा हाल सुनाया गया। सुनकर राजा बड़ा चिंतित हुआ और उसने कोतवाल को आदेश दिया कि तू खुद ही जाके चोर पकड़ भैया, तो ऐसे तो मेरे सारे सैनिक ही मर जाएंगे। उस रात कोतवाल ने तैयार होकर शहर का पहरा देना शुरू किया। जब वह एक गली में जा रहा था तो चोर ने जवाब दिया, मैं हूं चोर। कोतवाल समझा कि लड़की उससे मजाक कर रही है। उसने कहा मजाक मत कर, अगर तू चोर है तो मेरे साथ आ, मैं तुझे काठ में ही डाल दूंगा। काठ मतलब लकड़ी होती होगी ना। चोर बोला ठीक है, इससे मेरा क्या होना है। और कोतवाल के साथ काठ डालने की जगह पर जा पहुंचा। काठ पता नहीं क्या होता होगा, हमारे तो काठ लकड़ी को ही बोलते हैं। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। वहां जाकर चोर ने बोला, कोतवाल साहब इस काठ को आप इस्तेमाल कैसे किया करते हैं, पहले मुझे ये तो बताओ। वो काठ का मतलब जेल होता होगा यहाँ। अच्छा, ये तो नई बात ही पता चली मुझे, काठ जेल होती होगी। कोतवाल बोला, तुम्हारा क्या भरोसा, मैं तुम्हें बताऊं और तुम भाग ही जाओ। चोर बोला, आपके बिना कहे मैंने अपने को आपके हवाले कर दिया, मैं क्यों भागूंगा। कोतवाल भी समझदार, बताओ हम कितने बेवकूफ बताते हैं लोगों को ये है। कोतवाल उसे दिखाने के लिए राजी हो गया कि काठ कैसे डाला जाता है। जैसे ही उसने अपने हाथ पैर उसमें डाले, ओहो, जेल नहीं होती भैया, ये वो लकड़ी होती है जिसके अंदर अपना हाथ पैर ऐसे डालो, जैसा वो हल टाइप होता होगा ना, जिसके अंदर हाथ डालो और बंद कर दो चाबी से, फिर इतना भारी लकड़ी होगी कि आदमी भाग ही नहीं सकता होगा। उसको बोलते हैं, हाँ तो लकड़ी हुई ना काठ। हाँ तो काठ का ताला बंद कर दिया और कोतवाल को राम राम करके चला गया भैया। लो, कोतवाल ही पकड़ा गया। तो जाड़े की रात थी, दिन निकलते निकलते कोतवाल मारे सर्दी के अधमरा हो गया। सवेरे जब सिपाही ने आकर देखा तो देखा कोतवाल काठ में फंसे पड़े हैं। उनको भी भैया निकाला और अस्पताल ही जाना पड़ा उसे भी। अगले दिन जब दरबार लगा तो राजा को फिर से सारा किस्सा पता चला। राजा इतना हैरान हुआ कि उसने उस रात चोर की निगरानी खुद ही करने की सोची। बोला भैया और किसी पर नहीं विश्वास कर सकते हैं, मेरे राज्य में तो लगता है सारे ही बड़े समझदार हैं, अब खुद ही करके करना पड़ेगा कुछ। देखते हैं भैया, खुद ही देखते हैं कैसे पकड़ना है उस चोर को अब। चोर उस समय दरबार में उपस्थित था और सारी बातें उसने फिर से सुन ली। ये भी हद्दी है, राजा सारी चीजें दरबार में डिस्कस कर रहा है सबके सामने। रात होने पर उसने फिर से साधु का वेश बनाया और नगर के सिरे पर एक पेड़ के नीचे धुनी लगाकर बैठ गया। सारे साधु ही बनते हैं, पता नहीं। राजा ने गश्त शुरू की, 2 बार साधु के सामने से गुजरा। तीसरी बार जब उधर गया तो साधु से पूछा, क्या इधर से किसी अजनबी आदमी को जाते उसने देखा। वो साधु अजनबी नहीं है, इतने टाइम से तू वहां से आ जा रहा है, तुझे नहीं पता यहाँ साधु रहता है कि नहीं रहता है। अपनी तरफ भी सारे ऐसे साधुओं के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। साधु ने जवाब दिया, वह तो अपने ध्यान में लगा था, अगर उसके पास से कोई निकला भी होगा तो उसे कैसे पता लगना है। तो अगर तुम भी जानना चाहते हो तो भैया मेरे पास ही बैठ जाओ, यहीं बैठ के देखते रहो कोई निकला कि नहीं निकला। मैं अपने ध्यान करूं कि मैं तुम्हारे आदमी देखता रहूं।
तो राजा के दिमाग में एक बात आई। उसने फौरन तय किया कि साधु उसकी पोशाक पहनकर शहर का चक्कर लगाए और साधु के कपड़े पहनकर चोर की तलाश में बैठे। ये भी देखो, राजा भी चोर से ही हेल्प ले रहा है। आपस में काफी बहस बहस हुई। चोर ने भी 2-3 बार इनकार किया। चाहता तो यही होगा वो भी। तो उसने सारे कपड़े कुपड़े बदल लिए राजा के साथ, और उसके बाद राजा तो बैठ गया वहां, और वह राजा के कमरे में जाके सो गया आराम से। बेचारा राजा साधु बना चोर को पकड़ने का इंतजार कर रहा था, और साधु मजे से जाके महल में सो रहा था। सुबह जब राजा महल के फाटक पर पहुंचा तो संतरी ने सोचा, राजा तो पहले ही आ गया है, ये जरूर चोर ही होगा। उन्होंने उसी को पकड़ लिया। राजा लगा चिल्लाने पर, कोई सुनना कौन था, सुनना किसने था। तो सुबह दिन का उजाला होने पर काल कोठरी पर पहरा देने वाले संतरी ने राजा को पहचाना। वो तब लगा जी, डर के मारे थर थर कांपने, और लगा राजा के पैर पे गिर के माफी माफी मांगने। और उधर वो नौकर जो था, नौकर कह रही हूँ, चोर जो था, वो सुबह उठने से पहले ही, होने से पहले ही कपड़े कुपड़े लेके घोड़े पर रफूचक्कर ही हो गया। अगले दिन राजा जब दरबार में पहुंचा तो बड़ा ही हैरान हुआ। उसने ऐलान किया कि अगर चोर उसके सामने उपस्थित हो जाएगा तो उसे माफ ही कर देगा, बल्कि उसकी चतुराई के लिए उसे नाम भी देगा। चोर उपस्थित था वहां पर, फटाफट राजा के सामने आया और बोला, मैं ही हूं भैया, चोर है। राजा ने उसे नाम दिया और वादा किया कि आगे चोरी करना छोड़ दे। इसके बाद चोर खूब आनंद से रहने लगा। तो इनाम से आनंद से रहने लगा, इसका मतलब क्या है कि तुम चोरी करो और बहुत चालू चोर हो तो तुम्हें इनाम मिलेगा। पकड़ क्यों नहीं लिया राजा ने उसे फिर? राजा भी तो चालाक बन सकता था। ये इनाम वाली कहानी ठीक नहीं लगी। चोरी करे कने फिर इनाम भी मिले, ये कोई जच्ची नहीं कहानी। पकड़ लेता ना ऐसे बोल के, जब वो सामने आया कि भैया तू जब इतना बेवकूफ बना रहा था तो मैं भी तो बेवकूफ बना सकता हूँ ऐसे, और फिर पकड़ता। पर चलो, तो ये थी कहानी। फिर सुनेंगे और।